जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी। इसमें हमारे हैं मेन फैक्ट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रभाषा आंदोलन हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। एक तरफ हमारा दिया हुआ नाम, दूसरे में मुख्यालय, तीसरे में स्थापना और चौथे में संस्थापक। ब्रह्म समाज मुख्यालय इसका कलकत्ता में है। स्थापना इसकी 1828 ईस्वी। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नाम प्रार्थना समाज, इसका मुख्यालय बम्बई में था। स्थापना 1867 ईस्वी। संस्थापक थे इसमें आत्मा रंग पांडुरंग। अगला हमारा आर्य समाज, इसका मुख्यालय बम्बई में है। स्थापना 1875 ईस्वी। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। अगला हमारा थियोसॉफिकल, इसका मुख्यालय अडयार। स्थापना 1882 ईस्वी। संस्थापक कर्नल एच.एस. आलकाट। अगला नाम हमारा सोसाइटी, इसके मुख्यालय मद्रास। इसके हमारे संस्थापक थे एवं मैडम वालावस्की। अगला हमारा है सनातन धर्म सब भारत वाराणसी धर्म महामंडल 1902 में। इसकी स्थापना 1895 ईस्वी। इसके संस्थापक थे पंडित दीनदयाल शर्मा। अगला हमारा है रामकृष्ण मिशन, इसका मुख्यालय बेलूर में। इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी। इसके संस्थापक थे विवेकानंद। राष्ट्रभाषा आंदोलन हिंदी आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाएं। नाम नागरी प्रचारणी सभा, मुख्यालय काशी वाराणसी। स्थापना 1893 ईस्वी। संस्थापक श्याम सुंदर दास। राम नारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह। अगला हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन, मुख्यालय प्रयाग। स्थापना 1910 ईस्वी। संस्थापक प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, मुख्यालय पटना। स्थापना 1919 ईस्वी। अगला हमारा है नाम गुजरात विद्यापीठ, मुख्यालय अहमदाबाद। स्थापना 1920 ईस्वी। अगला हमारा है बिहार विद्यापीठ, मुख्यालय पटना। स्थापना 1921 ईस्वी। अगला हमारा हिंदुस्तानी एकेडमी, मुख्यालय इलाहाबाद। स्थापना 1927 ईस्वी। अगला हमारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन, मुख्यालय मद्रास। स्थापना 1927 ईस्वी। अगला हमारा हिंदी विद्यापीठ, मुख्यालय देवघर। स्थापना 1929 ईस्वी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, मुख्यालय वर्धा। स्थापना 1936 ईस्वी। महाराष्ट्र राज्यसभा भाषा सभा, मुख्यालय पुणे। स्थापना 1937 ईस्वी। बम्बई हिंदी विद्यापीठ, मुख्यालय बम्बई। स्थापना 1938 ईस्वी। अगला हमारा है असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, मुख्यालय गुवाहाटी। स्थापना 1938 ईस्वी। अगला हमारा है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, मुख्यालय पटना। स्थापना 1951 ईस्वी। अगला हमारा अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 1964 ईस्वी। नागरी लिपि परिषद, मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 1975 ईस्वी।
राष्ट्रभाषा आंदोलन हिंदी आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। बंगाल, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तरुणी चरण मित्र, राजेंद्र लाल मित्र, राजनारायण बसु, भूदेव मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेश के मध्य में जो ऐक्य बंधन स्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। सुभाष चंद्र बोस, अगर आज हिंदी भाषा मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है। रविन्द्रनाथ टैगोर, यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गांधी ने हम लोगों से की है। इसी विचार से हम एक भाषा की आवश्यकता है और वह हिंदी है। रामानंद चटर्जी, सरोजनी नायडू, शारदा चरण मित्र अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक। आचार्य क्षिति मोहन सेन, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु जो अनुष्ठान हुए उनको मैं संस्कृति का राजसूय यज्ञ समझता हूँ, आदि। महाराष्ट्र, बाल गंगाधर तिलक, यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, यह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूँगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रपिता का महत्वपूर्ण अंग है। अतएव यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो सबके लिए समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। NC केलकर, डॉक्टर भंडारकर, BD सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, गाडगिल, काका कालेलकर आदि। पंजाब, लाला लाजपत राय, श्रद्धाराम फिल्लोरी आदि। गुजरात, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। कन्हैया लाल, माणिक लाल, KM मुंशी, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है वह तो है ही, आदि। दक्षिण भारत, C राजगोपालाचारी, T विजय राघवाचार्य। हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती है। CP रामास्वामी अय्यर, देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यवहार के लिए सर्वसुगम और व्यापक तथा एकता स्थापित करने के साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। अनंत शयनम आयंगर, हिंदी ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा है। S निजलिंगप्पा, दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जो राष्ट्रप्रेमी हैं उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होनी चाहिए। KT भाष्यम, R वेंकटराम शास्त्री, N सुंदरैया आदि। अन्य, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन। उपनाम, हिंदी का पहरी, कथन में हिंदी का और हिंदी मेरी है, राजेंद्र प्रसाद, सेठ गोविंदास आदि। महात्मा गांधी के भाषा संबंधी विचार।
करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। हिंद स्वराज 1909। दूसरा, अंग्रेजी भाषा हमारे राष्ट्र के पांव में बेड़ी बनकर पड़ी हुई है। भारतीय विद्यार्थी को अंग्रेजी के मार्फत ज्ञान अर्जित करने पर कम से कम 6 वर्ष अधिक बर्बाद करने पड़ते हैं। यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के अमूल्य वर्ष लगा देने पड़े तो फिर और क्या हो सकता है। 1914 ईस्वी। तीसरा, जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो वह अत्यंत पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती। 1916 ईस्वी। चौथा, हिंदी हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, यह बात निर्विवाद सिद्ध है। जिस स्थान को अंग्रेजी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असंभव है, वही स्थान हिंदी को मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी का उस पर पूर्ण अधिकार है। यह स्थान अंग्रेजी को नहीं मिल सकता क्योंकि वह विदेशी भाषा है और हमारे लिए बड़ी कठिन है। 1917 ईस्वी। हिंदी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिंदी एकदम संस्कृतमयी नहीं है और ना ही वह एकदम फारसी शब्दों से लदी है। 1918 ईस्वी। छठवां, हिंदी और उर्दू नदियां हैं और हिंदुस्तानी सागर है। हिंदी और उर्दू दोनों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, दोनों का मुकाबला तो अंग्रेजी से है। सातवां, अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज का एक अनिवार्य अंग है। आठवां, मैं यदि तानाशाह होता, मेरा बस चलता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने पर मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतज़ार नहीं करूँगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे अपने आप चली आएगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। नौवां, मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों ना हो, मैं इससे इसी तरह निपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से जो मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। अगर अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है तो जिसकी वह हकदार नहीं है, तो मैं उससे सख्त नफरत करूंगा। वह कुछ लोगों को सीखने की वस्तु हो सकती है, लाखों करोड़ों की नहीं। लिपियों में सबसे अव्वल दर्जे की लिपि नागरी को ही मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि नागरी और उर्दू लिपि के बीच अंत में जीत नागरी लिपि की ही होगी। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पहला, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। दूसरा, राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने की आवश्यकता की उपज होती है। तीसरा, स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा की आवश्यकता होती है। प्रायः राष्ट्रभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। भारत में भी राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। चौथा, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाँचवां, राजभाषा देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यों के द्वारा राजनीतिक आर्थिक इकाई में जोड़ने का काम करती है, अर्थात राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। छठवां,
राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। यथा वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यकारियों एवं कुछ राज्यों हिंदी क्षेत्र के राज्यों में राजकाज हिंदी में होता है। अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती है, हिंदी में नहीं। महाराष्ट्र मराठी में, पंजाब पंजाबी में, गुजरात गुजराती में आदि। 7वां, राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, स्वभाषा या परभाषा। जैसे दिल्ली सल्तनत काल से लेकर मैकाले के काल तक फारसी राजभाषा तथा मैकाले के काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी राजभाषा थी, जो कि विदेशी भाषा थी। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि स्वभाषा है। 8वां, राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है, जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें फर्स्ट है हमारा हिंदी की संवैधानिक स्थिति व उसकी समीक्षा। स्वतंत्रता के पूर्व जो छोटे बड़े राष्ट्रनेता राष्ट्रभाषा का या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के वक्त हिंदी के नाम पर बिदकने लगे। यही वजह थी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार नहीं हुआ। राजभाषा के नाम पर जो बहस वहाँ 11 सितंबर 1949 ईस्वी से लेकर 14 सितंबर 1949 ईस्वी तक हुई, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया। किंतु संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिंदी एवं अंग्रेजी के समर्थकों के बीच ही देखने को मिली। हिंदी समर्थक वर्ग में भी दो गुट थे। एक गुट देवनागरी लिपि वाली हिंदी का समर्थक था, दूसरा गुट महात्मा गांधी, JL नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद आदि 2 लिपियों वाली हिंदुस्तानी के पक्ष में था। आज़ाद भारत में एक विदेशी भाषा जिसे देश का बहुत थोड़ा सा अंश, अधिक से अधिक 1 या 2% आज की तारीख में तकरीबन 10% ही पढ़ लिख कर और समझ सकता था, देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी। लेकिन यकायक अंग्रेजी को छोड़ने में भी दिक्कतें थीं। प्रायः 150 वर्षों से अंग्रेजी प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा रही थी। हिंदी देश की 46% जनता की भाषा थी। राजभाषा बनने के लिए हिंदी का दावा न्याययुक्त था। साथ ही प्रादेशिक भाषाओं की भी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राजभाषा की समस्या को हल करने के लिए कोशिश की। संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा ने हिंदी के पक्ष में अपना फैसला दिया। यह फैसला हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फॉर्मूला, मुंशी बराबर कन्हैया लाल माणिक लाल, KM मुंशी आयंगर बराबर गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। दूसरा, संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी बनी रहेगी। तीसरा, एक अस्पष्ट निर्देश अनुच्छेद 351 के आधार पर हिंदी एवं हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया। संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 एवं भाषा विषयक एक पृथक भाग 17 राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक एवं 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। संविधान के ये भाषा विषयक उपबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषाओं के परस्पर विरोधी दावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध ने
ना करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन की संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। थैंक यू।